कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एपिसोड 3 को। जैसा कि इससे पहले मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो आप मेरे चैनल पे जाके मिर्ज़ापुर सीज़न 3 प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे, वहाँ पे आपको दोनों एपिसोड मिल जाएँगे। और यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ इसके तीसरे एपिसोड को। तो भाई जैसे कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि पंकज त्रिपाठी यानी कि हमारे कालीन भैया को होश आ जाता है और वो उससे पूछता है कि मुझे क्यों बचाया गया? और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है गुड्डू पंडित के पिता को, जो कि जेल के अंदर बंद होता है, जिनको कस्टडी के अंदर लिया जाता है। कस्टडी के अंदर इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक केस चल रहा होता है एसएसपी मौर्य को मारने का। अब भाई उनसे मिलने के लिए उनके बेटी का मंगेतर जाता है, जो कि उसकी बेटी से प्यार करता है। वो वहाँ पे जाके उससे मिलता है और एक बुक लेके जाता है और कहता है कि मैंने एक बुक जमा की है क्योंकि मुझे पता है आपको पढ़ने का शौक़ है, तो आप बोर ना हो इसलिए जेल में ये बुक पढ़ते रहना और यहाँ पे आराम से अपना जीवन व्यतीत करना जब तक कि तुम्हारी कस्टडी चल रही है। जहाँ पे गुड्डू पंडित के पिता कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, गुड्डू पंडित को नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भैया माधवी को, जो कि अब सीएम बन चुकी होती है। जो सीएम बनने के बाद और उसने जो कांड किया था, गुड्डू पंडित के ऊपर हमला करवाया था और वो हमला कंप्लीट ना होने के ऊपर उसके ऊपर भी मीडिया की नज़र होती है। तो ऐसे में वो अपना बचाव करने के लिए कुछ कदम पीछे हटाती है, यानी कि वो अब कोई चाल नहीं चलती है गुड्डू को मारने के लिए। हालांकि उसके अंदर यही होता है कि वो कैसे ना कैसे करके गुड्डू को मारती है ताकि अपने पति की मौत का बदला ले सके, बट ऐसा वो नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ जितने भी उनके कैबिनेट मंत्री होते हैं जो उसको लगता है कि सही नहीं कर रहे हैं, उनको वो इस्तीफा दिला देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गोलू को। गोलू जो कि तैयारी में होती है कि किसी तरह उसका जेपी से कनेक्शन हो जाए, क्योंकि जिस मंत्री से उसने बात की थी जेपी के कनेक्शन के लिए उसके पास फ़ोन आता है और कहता है कि जेपी से तुम्हारी मीटिंग में फिक्स करा सकता हूँ, मेरे हाथ में है, बट उसके लिए क्या लगेगा, फंड्स। अब फंड्स देने के लिए वो तैयार होती है और कहती है मैं पैसे का जुगाड़ करती हूँ जब तक तुम जेपी से मीटिंग की डील पक्की करो। अब भाई नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है त्यागी जी को, बड़े त्यागी को, जो कि छोटा त्यागी होता है, अपना बड़े भाई को मार देता है, बट सबकी नज़रें वो बड़ा बन के रहता है, यानी कि त्यागी का बड़ा बेटा बन के रहता है। अब वो अपनी फिजिकल कंडीशंस किसी को बताता नहीं है और जो उसके भाभी होती है उसके सामने भी वो नहीं बताता है कि वो छोटा है। तो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। अब भाई कालीन भैया को होश आ जाता है, तो वो पूछता है शरद शुक्ला से कि तुमने मुझे क्यों बचाया। जहाँ पे शरद कहता है कि मैं आपको पिता मानता हूँ और मैं दोबारा नहीं चाहता कि मेरे पिता का साया मेरे सर के ऊपर से जाए, इसलिए मैंने आपको बचाया। इसके बाद त्यागी जी उससे बात करते हैं कालीन भैया से और कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि बेटे को खोने का दुख कैसा होता है, मैंने भी अपने बेटे को खोया है, तो तुम्हारा दुख और मेरा दुख बराबर है। जहाँ पे पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया कहते हैं कि अभी अभी मैं अपने बेटे को यानी कि मुन्ना को समझने लगा था और अभी वो इस दुनिया से चला गया, तो दुख बराबर नहीं है, हमारा दुख अलग है। इसके बाद त्यागी कहता है कि जो योग्य होगा वही गद्दी संभालेगा, इसलिए गद्दी के लिए जिंदा होना जरूरी है और उसके योग्य होना जरूरी है। अब भाई नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुड्डू पंडित को, जो कि अपनी एक सभा बुलाते हैं और जितने भी उसके अंडर में उसके एरिया के जितने भी लोग होते हैं, जो भी मुसीबत उनके ऊपर आई होती है, एक एक करके उनकी मुसीबत सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। और साथ ही साथ गोलू बिजनेस को संभालती है, डील करती है सभी डीलर से, क्योंकि उनका कट्टे का बिजनेस भी होता है, जो कि कालीन भैया का था, अब उनके हैंडओवर में हो जाता है जब से वो किंग ऑफ मिर्जापुर बना है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भैया शरद शुक्ला को, जो कि अपनी माँ के साथ बैठा होता है और उसकी माँ उसे भड़काती रहती है और कहती है कि हमें सुकून जब भी मिलेगा जब तुम्हारे पिता की मौत का हम बदला ले लेंगे और साथ ही साथ तुम मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर बैठ जाओगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते, हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी और ऐसे मौके पर तुम्हें कुछ ना कुछ चाल चलनी चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद फिर से शरद शुक्ला अपना दिमाग लगाता है और वो मीटिंग फिक्स करता है किसके साथ, माधवी के साथ। और मीटिंग फिक्स करने के बाद वो सीधा सीधा कहता है कि देखो तुमने ये हमला डायरेक्ट गुड्डू पे नहीं करना चाहिए था, तुम मेरी मदद ले सकती थी, मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर सकता था, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट किसी पे वार करना बेवकूफ़ी होती है। बाहुबलियों को ऐसा नहीं मारा जाता, बाहुबलियों को चारों तरफ से घेरा जाता है, फिर उसका शिकार किया जाता है। ऐसे कोई भी बाहुबली का तुम शिकार नहीं कर सकती हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, बट तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो। जहाँ पे वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए और कुछ मदद तुम्हें भी मेरी चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, तो अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो आगे जाके अपने अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हारी मंजिल को जानती हूँ, लेकिन मैं कभी भी लाला की बेल नहीं कराऊंगी, मैं उसको जेल से बाहर नहीं निकालूंगी। ये बात सुनने के बाद उसको थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि वो लाला से पहले डील कर चुका होता है कि तुम मुझे अफीम दोगे मैं तुम्हारी बेल कराऊंगा। बट जब माधवी सीधा ही सीएम कह देती है कि मैं उसकी बलि नहीं कराऊंगी, मेरे पास दूसरा आइडिया है।
अब दूसरा आइडिया क्या होता है वो सुनो। उसका आइडिया ये होता है कि हम लाला को निकालेंगे नहीं, बल्कि उसको धंधा देंगे, उसको बिजनेस देंगे, ताकि उसका बिजनेस चलता रहे और उसको पास पैसा आता रहे, जिससे उसकी बेटी भी अपना घर चलाती रहे। लाला की एक बेटी भी होती है जो कि उसके अफीम को बिजनेस को संभालना चाहती है। अब भाई माधवी चाहती है कि जैसे कि उसका पापा मर चुका होता है माधवी का, तो वो अपने पापा की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित करना चाहती है और वो हाईवे के पास एक ज़मीन पर स्थापित करना चाहती है, जो ज़मीन शरद शुक्ला की होती है। अब उस ज़मीन को लेने के लिए उसको शरद शुक्ला की मंजूरी लेनी होती है, तो उसका ये मकसद होता है। और साथ ही शरद शुक्ला को अपने लिए पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है, इसलिए शरद शुक्ला माधवी से कॉन्टैक्ट करता है। तो दोनों को एक दूसरे की नीड होती है। अब वो दोनों एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। शरद शुक्ला लाला से कहता है कि देखो लाला, हमारी डील तो थी कि तुम्हें बाहर निकालूं, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें धंधा दे सकता हूँ, और शर्त अब भी वही रहेगी कि तुम सिर्फ धंधा मेरे साथ ही करोगे, माल जो हमें चाहिए, दाम जो तुम्हें चाहिए। तो इसके लिए लाला हाँ कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गोलू, जो कि अपने दिमाग लगाने में व्यस्त होती है कि कैसे ना कैसे जेपी के साथ मीटिंग करूं और जहाँ भी कालीन भैया मिले उसे ठोक दूं, क्योंकि उनका दिमाग कहीं पे चलता है। अब भाई नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुड्डू पंडित की माँ को, जो कि जेल में मिलने के लिए जाती है अपने पति से, जो कि जेल में होते हैं एसएस मौर्य के मौत के केस के अंदर। और वहाँ पे उसे समझाती है कि तुम्हारी ज़रूरत हमें बाहर भी है, तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं कि तुम अपने उसूलों पे चलते रहो और उसके बदले अपने परिवार को अकेला छोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने परिवार को भी संभालो और अपने उसूलों को भी संभालो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी बेटी को तुम्हें है, मुझे तुम्हारी है। घर को संभालने वाला कोई बड़ा चाहिए हमें। तो ये बात उसको समझ आती है, क्योंकि अब तक वो सोचता था कि मेरी गलती है, मैंने किसी का खून किया है और मेरे उसूलों के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, और असूलों के अकॉर्डिंग मुझे खुद फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, मैं अपना केस नहीं लड़ूंगा। जो कि खुद वो पेशे से एक वकील होता है। अब अपनी पत्नी की बात से सुनने के बाद उसका माइंड चेंज होता है। अब जब कोर्ट में भाई अगली पेशी होती है, तो वहाँ पे वो अपने लिए स्टैंड करता है और कहता है कि जो ऑनर, मैं मानता हूँ कि मैंने खून किया है, लेकिन वो खून मैंने सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए किया है, और इसके तहत मुझे 302 की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे अपने लिए लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो भाई फैक्ट सी बात है कि जो जज होता है वो उसका जानकार होता है। तो जज भी कहता है कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए, और मैं अपोनेंट को उसके लिए टाइम देता हूँ कि वो अपने खिलाफ सबूत जो भी है वो इकट्ठा कर सके और अपने लिए टाइम निकाल के अपने केस को भी समय दे। तो यहाँ पे हमारी इस थर्ड पार्ट की, यानी कि थर्ड एपिसोड की एंडिंग होती है। तो ये क्लाइमेक्स होता है एपिसोड थर्ड का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।